नमस्कार। आज विपक्षी दलों के मीटिंग के ऊपर आज गंभीर चर्चा करने का समय आ गया है। जो विपक्षी दलों की मीटिंग 23 जून 2023 को पटना में हुई थी, उसकी अगली मीटिंग कल यानी 17 जुलाई 2023 और आज 18 जुलाई 2023 को संपन्न हो गई। लेकिन ये मीटिंग विपक्षी दलों की किस लिए हुई और इस मीटिंग में नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। बेंगलोर में विपक्षी दलों की जो 26 पार्टियों की जो मीटिंग हुई, उसमें नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सिर्फ बातें हो रही हैं और विपक्षी दल एक साथ जो आ रहे हैं वो सिर्फ इस बात के लिए आ रहे हैं कि मोदी को हराना है। एकमात्र सभी 26 की 26 विपक्षी पार्टियों का आज एजेंडा ये था कि मोदी को 2024 में कैसे हराना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई हुई केंद्र में सरकार को कैसे 2024 में उसको हराना है, ये एकमात्र इनके मीटिंग का और पीछे तमाम जितने भी मीटिंग हुई उन सब का एजेंडा एक ही है कि मोदी को हराना है और हमें सत्ता पाना है। इस सत्ता से बाहर रहने की जो छटपटाहट है वो इस कदर बढ़ गई है कि वो हर हालत में मोदी को हटाना चाहते हैं। लेकिन मोदी को हटाने के लिए उनके पास क्या रणनीति है, क्या मुद्दे हैं, देश के लिए क्या सरोकार हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा कोई भी इस विपक्षी दलों की एक भी पार्टी नहीं कर रही है। सभी पार्टियां अपने अपने परिवार और अपने अपने पार्टियों और अपने अपने स्वार्थ और अवसरवाद की राजनीति करने के लिए, परिवारवाद की राजनीति करने के लिए इकट्ठा हो रही हैं और आज बेंगलुरु में हुई। मोदी को हराना ही एकमात्र इनका उद्देश्य है। लेकिन इनके पास मोदी को हराने के लिए मॉडल क्या है, वो विकास का क्या मॉडल समानांतर रखना चाहती हैं, ये इनके पास कोई इस तरह का प्रारूप नहीं है। पहली बात। दूसरी की आज जो मीटिंग में बातें हुई और जितनी पार्टियां इकट्ठा हुई थीं, उसमें कोई ये निष्कर्ष नहीं निकला कि इसका संयोजक कौन होगा, इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, इसका नेता कौन होगा, और किसी भी इसके मुद्दे क्या होंगे 2024 में, किन किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, इसके किसी भी पॉइंट की गंभीरता के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। आज भी पटना की तरह फोटो खिंचवाए गए और आज बहुत ही 26 पार्टियों के 2 दिन के गहन चिंतन और मंथन के बाद ये अपने जो विपक्षी गठबंधन है उसका सिर्फ इन्होंने नाम डिसाइड किया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो इन्होंने इंडिया रखा है। अब इनका ये कहना है कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है और इंडिया इसलिए नाम लेकर ये रखना चाह रहे हैं कि ताकि देश की जो जनता है वो इंडिया के साथ एक सेंटिमेंट है और उसके साथ जुड़ करके हमें 2024 में जिता देगी। तो इस गलतफहमी में विपक्षी पार्टियां न रहे। नाम रख लेने से मात्र आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नाम रख लेने मात्र से ही आपके अंदर वो गुण नहीं आते। उस नाम के साथ साथ आपके कर्म भी होने चाहिए। और राजनीति, अब राजनीति 2014 के बाद कर्मों के आधार पे हो रही है, निर्णय के आधार पे हो रही है, डेडिकेशन के आधार पे हो रही है, त्याग के आधार पे हो रही है। और इस देश को कितना आप समझ पा रहे हैं, मिट्टी की सुगंध कितना आप समझ पा रहे हैं,
इस मिट्टी को कितना समझते हैं, इस देश की जनता की भावनाओं को कितना समझते हैं। आप अंतिम पंक्ति में खड़ा हर वो व्यक्ति की चिंता करते हैं, गरीब की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं, नौजवान की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, और देश का नाम कैसे दिनों दिन आगे बढ़े इसके बारे में आप कितना चिंता करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। मात्र नाम फर्क पड़ता है, लेकिन मात्र नाम रखने से ही अगर पार्टियां और विपक्षी दल अगर जीतते तो ये अच्छा होता कि सभी पार्टियां मर्ज होकर के और अपना नाम एक पार्टी बनाती इंडिया, और वो जाकर के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराती। तब ये माना जाता कि हाँ, सभी पार्टियां एकजुट होकर के चुनाव लड़ना चाहती हैं और चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इनका एजेंडा क्या है कि सिर्फ मोदी को हराना है। कोई रणनीति नहीं, कोई विकास का मॉडल नहीं। और ये पार्टियां जो आज इकट्ठा हुई, उसके अंदर में कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ पार्टियों के बीच में मतभेद भी हुए नाम को लेकर के। कुछ ने कहा कि नहीं, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, इंग्लिश नाम है। और यहां आज एक बार फिर ये सुनने में आया कि एम के स्टालिन ने फिर एक बार हिंदी भाषियों के ऊपर एक बार इनडायरेक्ट रूप से एक फिर उसने अपमान की बात कही। ये होता कि इसका नाम हिंदी रखा जाए। फिर हिंदी भाषियों का विरोध करते हुए एम के स्टालिन ने बोला कि हिंदी नाम नहीं, नाम तो इंग्लिश ही रखा जाएगा। पूरी जिंदगी हमने हिंदी भाषियों के विरोध में ही राजनीति करी। आप हिंदी नाम नहीं रख सकते, आप इंग्लिश नाम रखेंगे। और हिंदी नाम रखने के लिए नीतीश बाबू जी का ये सरोकार था कि हिंदी नाम होना चाहिए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और इसके आगे सभी पार्टियों का जो वहाँ एक बैनर लगाया गया था स्वागत के लिए, उन बैनर के ऊपर ये लिखा हुआ था यूनाइटेड वी स्टैंड, माने हम सब एक साथ हैं। उसी बैनर के ऑपोजिट में नीतीश कुमार जी का बैनर, वो ढहते हुए पुल, और वो एक इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। और वो कांग्रेस के द्वारा ही सुनने में आ रहा है कि वहाँ एक उनके कार्यकर्ता के द्वारा ही वहाँ वो बैनर लगवाए गए, ताकि नीतीश कुमार का जो असली चेहरा है वो सामने आए। और उस बैनर पे जो अपोजिट में नीतीश कुमार जी के छवि को के हिसाब से जो बैनर लगाए गए, उसमें लिखा हुआ था द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्ट्रियल कंटेंडर। उसमें पुल कोलैप्स हुआ था, वो था। उसमें जो दो बार पुल कोलैप्स हुए, अप्रैल 2022 में हुए और जून 2023 में हुए, वो उसका जिक्र किया गया था। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार जी अच्छा खासा आज नाराज थे। और आज तो जो सुनने में आया कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी ने भी नीतीश का वहाँ समर्थन करने से बचते रहे, और लालू प्रसाद यादव जी ने भी इंडिया नाम के ऊपर, जो इंग्लिश नाम है, उसके ऊपर उन्होंने अपना रजामंदी जाहिर करी। तो इससे एक चीज़ साफ पता लगता है कि कहीं अंदर खाने में आरजेडी और जदयू में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो कहीं ना कहीं नाराजगी है, कहीं ना कहीं एक टीस है जो इन दोनों के बीच में एक दरार पैदा कर रही है। और उस दरार पैदा करने के पीछे और कोई नहीं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और इनके नेता ही हैं। नीतीश कुमार के जदयू पार्टी के अंदर में कुछ बहुत बड़ा धड़ा नेताओं का लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं करता, और लालू प्रसाद यादव को दे रहे समर्थन का वो अंतर मन से विरोध करता है। तो ये बात तय है कि जो इस विपक्षी दलों की मीटिंग का जो सेहरा अपने सर पे नीतीश कुमार जी पटना में 23 जून को बांध रहे थे, और इस अपने आप को वो मन में ये सपना संजो कर चल रहे थे कि मैं
2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे प्रोजेक्ट किया जाएगा और वो इस विपक्षी दलों का दुल्हा बनना चाह रहे थे, वो तो सपना आज चकनाचूर हो गया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय था उससे पहले ही वो वहाँ से चल पड़े पटना की ओर, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई। और जो खड़गे साहब हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 11 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होगा, उसकी कोई घोषणा नहीं होगी और 11 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी और 11 सदस्यीय टीम ही निर्णय लेगा और आगे चल करके बिना दूल्हे का ही हम जो है चुनाव 2024 का लड़ना चाहेंगे। क्योंकि दूल्हा किसको खड़ा करोगे? मोदी के सामने, एक शेर के सामने ये जितने भी सियार हैं ये टिक नहीं पाएंगे, इनको भी पता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा विपक्ष खड़ा नहीं कर रहा है, न चेहरे के ऊपर कोई बात कर रहा है। वो सिर्फ जनता को ठग करके और जनता को कैसे ठगा जाए बस इसकी रणनीति बना रहा है, और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए, अपने कुनबे को कैसे बचाया जाए, उसकी लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष। और सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आ रहे हैं और जैसे ही इनका अपना स्वार्थ जैसे ही सिद्ध हो जाएगा, एक दूसरे के पीठ में खंजर घोंपेंगे और वहां से अपना अपना रास्ता अपने अपने परिवार की तरफ समेट लेंगे। ये पूरे विपक्षी दलों का एकमात्र एजेंडा यही है। इसी उद्देश्य से सारे विपक्षी दल एक साथ जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। 2023 के जून महीने में 23 जून को जो मीटिंग पटना में हुई थी, उसके बाद इस देश ने हश्र देखा कि शरद पवार जी, जो इस गठबंधन के बहुत बड़े नेता माने जाते थे और एक भीष्म पितामह की भूमिका निभाना चाह रहे थे, उनका अपना परिवार, अपना पार्टी को नहीं संभाल पाए, वो अपने भतीजे को नहीं संभाल पाए, वो गठबंधन क्या चलाएंगे। जब इतने अनुभवशील नेता अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए तो इन पार्टियों का क्या आगे आने वाले 2, 4, 5, 10 दिनों में क्या हश्र होगा, वो पूरी देश और दुनिया देखेगी। उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है और कुछ भी विशेष बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग इन पार्टियों के नेताओं के चेहरे देख रहे हैं कि चेहरे के लकीरों के ऊपर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अपने अपने कुनबे को कैसे बचा कर रखा जाए, घोटालों को कैसे छुपा कर रखा जाए, उनके लिए ये इकट्ठा हो रहे थे। बाकी अपने अपने प्रदेशों में सब अकेले हैं, अपने अपने प्रदेशों में सब अकेले अकेले हैं। बाहर आकर केंद्र में वो सब एक साथ मिलने के लिए अपनी मुखौटा तैयार कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि पूरी की पूरी कांग्रेस 2012-13 के अन्ना आंदोलन से जन्म ली हुई पार्टी और कांग्रेस को पानी पी पी करके दिन रात कोसने वाली और भ्रष्ट और गद्दार बताने वाली आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको लीक करके और पब्लिक कर रही है। अब ये दिन आ गया है कांग्रेस के। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ एक पक्ष, एक बहुत बड़ा सीनियर नेताओं का मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल को बेवजह कांग्रेस जो है वो हीरो बना रही है और उसको साथ में लेकर चल रही है, उसके बातों को मान रही है। ये अच्छा नहीं है कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी। अब आइए अब देखते हैं कि इन पार्टियों का क्या हश्र होने वाला है। अब दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को सीट देगी? क्या एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, ना कोई बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को और सीपीएम को सीट देगी? इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीट देगी भी या नहीं देगी,
इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। केरल में सीपीएम और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को वो कितने सीट देंगे इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। बिहार में आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है वो जदयू को और कांग्रेस को और सीपीएम को कितनी सीट देगी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। वो देगी भी या नहीं देगी, उनका क्या वहाँ रोल होगा। तमिलनाडु में एमके स्टालिन जो डीएमके के नेता हैं वो कांग्रेस को कितनी सीट देंगे इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। आइए मैं ये विपक्षी दलों की जो मीटिंग हुई उसमें ये पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में केजरीवाल के भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है कांग्रेस? ये मेरा प्रश्न है और मेरा प्रश्न एक एक करके मैंने राज्य के हिसाब से मेरा प्रश्न है और मैं राज्य के हिसाब से पूछ रहा हूं। दिल्ली राज्य में, दिल्ली में क्या केजरीवाल के विज्ञापन भ्रष्टाचार को और विज्ञापन घोटाले को कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है? शराब घोटाले का क्या कांग्रेस समर्थन कर रही है? मनीष सिसोदिया जो जेल में गए हैं क्या वो उस जेल में जाने का विरोध कर रही है कांग्रेस? मनी लॉन्ड्रिंग में जो सत्येंद्र जैन हैं जो जेल गए हुए हैं क्या कांग्रेस उस जेल जाने का विरोध कर रही है? क्या इनके घोटाले का, मनी लॉन्ड्रिंग का विरोध कर रही है? शीश महल में जो अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले किए हैं क्या उसका कांग्रेस समर्थन कर रही है? कांग्रेस बताए देश की जनता को। प्री मॉनसून जो आज के डेट में जो पूरा दिल्ली बाढ़ से डूब रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल जी प्री मॉनसून बजट के नाम पे जो घोटाला हुआ है दिल्ली के अंदर, क्या कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है? 400 कर्मचारियों की जो नियुक्ति आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और एमएलए के रिलेटिव्स और उनके वाइफ जो बीबी हैं उनके पत्नियों को जो सरकारी पैसे का जो बंदरबाट किया गया है क्या कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है? ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न है कि जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी को के विरोध में 350 पेपर का जो एलिगेशन लेकर घूम रहे थे और जो उनके ऊपर जो आरोप अरविंद केजरीवाल जी लगा रहे थे क्या उसको कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि शीला दीक्षित जी के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल जी के आरोप हैं वो सही हैं? क्या कांग्रेस इसको स्वीकार कर रही है? क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लगाए हुए कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोप को कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि शीला दीक्षित की सरकार और कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया है? अब आइए बताते हैं कि क्या है, क्या केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक ही हैं शुरू से ही? क्योंकि 2013 में कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन के साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल उसी दिन से एक हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी अरविंद केजरीवाल के सारे केस लड़ रहे हैं। तो क्या इससे साबित नहीं होता, क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करती कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है? इस बात से ये साबित होता है। अब आइए चलते हैं पंजाब में। क्या पंजाब में जो भगवंत मान की सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो कांग्रेस के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं चन्नी जी उनके ऊपर विजिलेंस का से जांच कराकर आरोप लगाकर उनको तंग कर रही है और उनके नेताओं को जेल में बंद कर रही है? क्या ये कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार कर रही है कि उसके नेता पंजाब में भ्रष्ट हैं? अरविंद केजरीवाल इस देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जो अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, सोचते हैं कि मेरे ऊपर कोई किसी चीज का अंकुश ना हो, मेरे ऊपर संविधान भी मेरे से छोटा है। क्या इस बात को कांग्रेस समर्थन कर रही है कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के जो बिजली पानी के घोटाले हैं, जो स्कूलों में घोटाले हुए हैं, क्या कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है?
अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कांग्रेस को अखिलेश यादव जी समर्थन करेंगे और कितनी सीटें देंगे, और क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की पार्टी और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी के पार्टी के द्वारा जो गुंडा राज कायम था, क्या उसको स्वीकार कर रही है कि वो गुंडा राज सही था? क्या 40 कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह के शासन द्वारा चलाए गए गोली से जो मृत्यु हुई, क्या उसको उस मृत्यु को सही मानती है कांग्रेस? इसका जवाब देना होगा। क्या 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे को सही मानती है कांग्रेस सरकार? इसका जवाब देना होगा। सैफई महोत्सव के नाम पर हुए सरकारी पैसों का जो बंदरबाट और खुलेआम जो नंगा नाच सैफई में हुआ करता था, क्या उसको कांग्रेस सही मानती है? कांग्रेस को ये सारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब आइए आते हैं बिहार में। क्या लालू यादव जी को कांग्रेस चारा घोटाले का दोषी पाए जाने को नहीं मानती? क्योंकि उन्हीं के समय में लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा और उन्हीं के समय में यूपीए की सरकार के समय में वो जेल में गए, वो दोषी साबित हुए। क्या उस चारा घोटाले का समर्थन करती है कांग्रेस? क्या बिहार में लालू यादव, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव, मीसा भारती और अन्य सदस्यों को जमीन के बदले में नौकरी, IRCTC के ऊपर घोटाला, मिट्टी भराई का घोटाला, पुल निर्माण में घोटाला इत्यादि घोटालों का कांग्रेस समर्थन करती है? यह जवाब देना होगा कांग्रेस को। क्या बिहार में हो रहे लाठीचार्ज का समर्थन करती है कांग्रेस? बिहार में लोकतंत्र नहीं है, इसका समर्थन करती है कांग्रेस और उसको अच्छा मानती है? बिहार में क्या जंगल राज का समर्थन कर रही है कांग्रेस? ये बताना होगा। जो महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार के अंदर, क्या बिहार में जो जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? क्या रामनवमी के शोभा यात्रा में सासाराम और बिहार शरीफ के ऊपर जो दंगे हुए और इस सरकार ने उस दंगों के ऊपर कुछ नहीं किया, क्या इसका समर्थन करती है कांग्रेस? क्या बिहार में कांग्रेस और जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके ऊपर भी विचार करना होगा। और बिहार में आरजेडी और जदयू में फूट पड़ने वाली है। इस मीटिंग से ही पता लग रहा है कि बिहार में जदयू के बहुत बड़े मैक्सिमम 90% से ज़्यादा नेता वो दूसरे पार्टियों एनडीए के गठबंधन के संपर्क में हैं और वो आना चाह रहे हैं क्योंकि वो जंगल राज से त्रस्त हैं। और बिहार में नीतीश बाबू के जो अवसरवादी की राजनीति है और कुर्सी का प्रेम, कुर्सी से चिपकने का जो प्रेम है, उससे त्रस्त आकर के वहाँ के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। क्या ये सही नहीं है? बिहार में भी ये महागठबंधन टूटने वाला है, ये इस बात की पुष्टि आज के मीटिंग से हो गई। क्या जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटाने के खिलाफ ये पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस धारा 370 और 35A को पुनः बहाल करने के समर्थन करती है? इस बातों का ये देश का गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर कांग्रेस को अपना क्लैरिफिकेशन देना होगा। बंगाल में क्या ममता बनर्जी पंचायत चुनाव में जो हिंसा करवा करके और पंचायत चुनाव जीती, क्या उसका कांग्रेस समर्थन करती है? श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल में ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वह महज एक दिखावा था? क्या अपने नेता के इस विरोध कर रही है कांग्रेस? यह कांग्रेस को बताना होगा बंगाल में। क्या बंगाल में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी? ममता दीदी को पूरा का पूरा बंगाल मिलेगा? ये कांग्रेस को जवाब देना होगा। क्या बंगाल में सीपीएम को सीटें नहीं मिलेंगी? क्या सीपीएम चुनाव नहीं लड़ेगी? ये सीताराम येचुरी को बताना पड़ेगा, क्योंकि सीताराम येचुरी आज ही या कल
उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर अपना स्टैंड कर दिया कि बंगाल में हम ममता बनर्जी, सीपीएम और कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। तो यह इस गठबंधन की हवा नहीं निकल गई। बंगाल में प्रतिदिन हो रहे जनता के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का कांग्रेस समर्थन कर रही है, क्या उसका सीपीएम समर्थन कर रही है, यह भी देश की जनता जानना चाहती है। महाराष्ट्र में शरद पवार जी से अपना कुनबा संभला नहीं और वो चल रहे हैं इस गठबंधन का नेता बनने और गठबंधन में शामिल होने। मैं शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी बताएं कि क्या वो कर्नाटक में महागठबंधन में शामिल होकर वीर सावरकर और हेगड़ेवार जी का अपमान करने वाली कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। वहां के विद्यालय के सिलेबस से सावरकर जी और हेगड़ेवार जी के ऊपर जो चैप्टर थे उसको हटा दिया गया। क्या उद्धव ठाकरे इसका समर्थन कर रहे हैं? क्या वो बाला साहब ठाकरे के विचारों का विरोध कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी, पालघर में हुए संतों की हत्या ये दर्शाती है कि उद्धव ठाकरे और उनकी उस समय की सरकार हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। और उद्धव ठाकरे जी को कितनी सीट मिलेंगी शिंदे जी को अलग होने के बाद? कांग्रेस इनको कितनी सीटें देगी? और अजीत पवार को एनसीपी से अलग होने के, शरद पवार जी से अलग होने के बाद शरद पवार जी को कितनी सीटें कांग्रेस देगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एनसीपी के सभी नेता, ज़्यादा से ज़्यादा नेता, इवन प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता मोदी जी के साथ आ गए। क्या उसका शरद पवार जी का फेल्यूर वहां महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा? क्या उद्धव जी अनिल देशमुख और नवाब मलिक के वहां घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग और इनके कारनामों का समर्थन कर रही है उद्धव ठाकरे की सरकार? तमिलनाडु में स्टालिन के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर ईडी के छापे पड़े और जो वो छापे वो हैं जो 2013 साल पहले जयललिता जी की सरकार ने इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था और उसके रिस्पॉन्स में वहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस इस छापे को गलत मानती है? क्या इस छापे का विरोध करती है? ये बताना होगा देश को। एमके स्टालिन सरकार उत्तर भारतीयों, हिंदी भाषियों और खास करके बिहारी लोगों के ऊपर गलत टिप्पणी और उनका निंदा करती है, उनको बदनाम करती है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? क्या सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी टीएमसी के बारे में कुछ बोलेंगे? ये देश जानना चाहता है। और एमके स्टालिन जो तमिलनाडु में कितनी कांग्रेस को सीटें देंगे ये देश जानना चाहता है। इन सभी प्रश्नों के साथ ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अब देश में भारत बनाम इंडिया की लड़ाई है। भारत का मतलब एनडीए और इंडिया का मतलब भ्रष्टाचारी पार्टियों का कुनबा। इन दो नाम हैं, भारत बनाम इंडिया। और इस लड़ाई में जनता 2024 में भारत के साथ होगी, भारत की भावनाओं के साथ होगी। भारत किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा और कौन भारत को ले करके और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा, इसके साथ ही पूरी भारत की जनता रहेगी। और भारत की जनता ये मन बना चुकी है कि 2024 में एनडीए की सरकार और भारत के और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनेगी और वही इस देश के 2024 में भी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।